एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज का जो वीडियो है हमारा वो है आपके इंग्लिश मैराथन के ऊपर में। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, एक बात और बता दे रही हूँ कि आप क्या आजकल ऑनलाइन का ज़माना है ना। तो बुक भी बहुत सारे चीज़ों से मिल जाते हैं, प्लस आपका बहुत सारे सोर्स मटेरियल मिल जाते हैं ऑनलाइन क्लास में, है ना। तो इससे क्या होता है, आपका डाउट ज़्यादा बढ़ते जाता है। तो इस वजह से आप लोग कोई अच्छा एक ऑथेंटिक सोर्स चुनिए, चाहे वो आपका ऑनलाइन वीडियो हो या ऑनलाइन क्लास हो या फिर आप लोग का बुक हो, है ना। तो क्या जो है आपके मन में डाउट क्रिएट नहीं होता। क्या है कि कई प्रकार के सब टीचर हैं, सब टीचर अपने अपने अलग अलग बुक से पढ़ाते हैं, अलग अलग सोर्स से पढ़ाते हैं। तो क्या है कि कोई और टीचर उसी को पढ़ाता है या कुछ और पढ़ाता है, तो आप लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर कुछ और सर तो ऐसा पढ़ाएं, ये सर कैसा पढ़ा रहे। तो इस वजह से आप लोग कई प्रकार के सोर्स का यूज मत करिएगा, क्योंकि आप लोग आपका ही जो डाउट है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। लैंग्वेज होता क्या है, लैंग्वेज क्या है, एक माध्यम है, ये मीडियम है क्या करने का, हमारे आइडिया, थॉट एंड फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का। आपका जो लैंग्वेज है वो किससे बना हुआ है, ये लैंग्वेज एक क्या है, लैटिन वर्ड है जो आपके लिंगू से बना हुआ है। कैरेक्टर ऑफ लैंग्वेज, कैरेक्टर इसके देख लेते हैं। जो आपका लैंग्वेज है वो स्ट्रक्चरल एंड यूनिक सिस्टम है। ये क्या है, एक संरचना में बना हुआ है, एक सिस्टम के रूप में बना हुआ है। ये आपका फीलिंग एंड थॉट को क्या करने का माध्यम है, बताने का माध्यम है। ये सिंबॉलिक होता है, सिंबल के रूप में दिखाई देता है। डायमेनिक मतलब ये चेंज होते रहता है ना। ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, कल्चर एक्सपीरियंस के ऊपर। क्या है कि हमारे जो दादी दादा है ना, तो जो उनसे सीखे रहते हैं, जो दादी दादा हो गए हैं ना, फिर उनके पापा मम्मी हो गए, फिर उन्हीं को क्या है बच्चे सीखते हैं। तो ये क्या है, आपका संस्कृति है ना। फिर आते हैं इट फैक्ट, यह आपके क्या है, कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। मतलब आप संप्रेषण किसी से करेंगे तो बिना लैंग्वेज के आप किसी से संप्रेषण नहीं कर सकते, और लैंग्वेज के द्वारा ही आपका संप्रेषण संभव हुआ है, जिससे आप अपने आइडिया हो गए, अपने थॉट हो गए, है ना, फीलिंग हो गई, इन सबको क्या करते हैं, आप बता पाते हैं। जैसे किसी को कुछ काम है तो आप बिना कुछ बोले तो नहीं बता सकते, तो उनको पहले बताएंगे कि हाँ भाई मेरे को ये काम है, चलो करके आते हैं। आप किसी से प्यार करते हैं, है ना, तो उनको आप बताएंगे कि हाँ मैं तुमको लाइक करता हूँ। तो ये क्या है, बिना संप्रेषण के, बिना कम्युनिकेशन के या बिना भाषा के हम कोई सा भी कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग। एक्विजिशन क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। जो आपका एक्विजिशन होता है वो क्या होता है, एक्विजिशन यह एकदम नेचुरल तरीके से होता है, ठीक ना। इसके लिए कोई भी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती, इसे हम अपने आप सीख लेते हैं। जैसे कि चॉम्स्की ने बताया है कि हमारे माइंड में क्या पाया जाता है, LAD नामक यंत्र पाया जाता है, ठीक ना, जो कि क्या होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, जिससे कि हम क्या करते हैं, हमारे माइंड उसको कैच कर लेता है और हमें किसी भी प्रकार की सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती है। ये हमारे मदर टंग है, मदर टंग में जो हम बोल रहे हैं, जैसे हम छत्तीसगढ़ के लोग हैं तो क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी बोलते हैं। हिंदी वाले क्षेत्र में रहते हैं वो लोग हिंदी बोलते हैं, भोजपुरी वाले में रहते हैं भोजपुरी बोलते हैं, सरगुजा साइड में रहते हैं वो लोग सरगुजिया बोलते हैं, बस्तर साइड के लोग रहते हैं बस्तर। तो क्या है, अपने अपने क्षेत्र का इसमें प्रभाव भी पड़ता है, प्लस ये जो कल्चरल एक्सपीरियंस है वो हमारे अंदर आता है, प्लस ये LAD है, इसके लिए हमें किसी भी प्रकार की सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती है। और हमारे माइंड में क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रामर होता है, ठीक, यूनिवर्सल ग्रामर होता है। यह इनट कैपेसिटी है, यह इनट कैपेसिटी मतलब ये जन्मजात पाई जाती है, हमारे माइंड में होती है। इसे हम बिना एफर्ट के क्या कर लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं। हमें भाषा अर्जित करने के लिए किसी प्रकार के कोई भी एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह एक एक्टिव प्रोसेस है। क्या है, इसमें हम एकदम यह एक्टिव रहता है और हम अपने घर में देखते हैं, सुनते हैं, अपने आसपास में देखते हैं, स्कूल में देखते हैं, तो क्या करते हैं, उसको हम सीख जाते हैं। यह अचेतन प्रोसेस होता है, यह हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिक हमारे माइंड में क्या हो जाता है, एक्वायर्ड हो जाता है। ये हमारा जो हम कोई सा भी भाषा बोलते हैं जो है, जिसे हम मदर टंग बोलते हैं, वही हमारा क्या होता है, फर्स्ट लैंग्वेज होता है, जिसे हम अर्जित कर लेते हैं।
अपने घर से, अपने आसपास से, अपने पड़ोसी से। अब देखते हैं लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है। लैंग्वेज लर्निंग में क्या होता है, यह एक सिस्टमेटिक वे होता है। क्या इसका एक सिस्टम होता है। यह एक टारगेट लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज भी कहा। जैसे कि अभी हम हिंदी में बात कर रहे हैं, अगर हमें इंग्लिश सीखने के लिए जाना पड़ा तो क्या करेंगे, वो हमारे लिए टारगेट लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज बन जाएगा। प्लस उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रामर सीखना पड़ेगा, है ना। तब कहीं जाके हम क्या करेंगे, इंग्लिश बोल पाएंगे। चाहे वो हम पंजाबी सीख रहे हैं तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, उनका ग्रामर देखना पड़ेगा, उनको एक सिस्टम में रख के पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके हम क्या कर पाएंगे, पंजाबी बोल पाएंगे, संस्कृत बोल पाएंगे। ठीक, यह एक मीनिंगफुल प्रोसेस है। इसके लिए क्या है, यह एक मीनिंगफुल प्रोसेस है, ये कॉन्शियस प्रोसेस होता है, मतलब कि चेतन मन होता है। फिर ये प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट, इसी किसी भी भाषा को सीखने के लिए क्या होता है, प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तब कहीं जाके हम क्या कर पाते हैं, उसको सीख पाते हैं। लेकिन हम जब लैंग्वेज एक्विजिशन की बात करते हैं तो वहाँ हमें किसी भी प्रकार की कोई प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती। लर्निंग विथआउट इंटरेस्ट, यह क्या है, यह आपके रटन के ऊपर निर्भर करता है। मतलब कि क्या है, हम किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, लैंग्वेज अधिगम करने के लिए क्या करते हैं, उसको रटते हैं, तब कहीं जाके हम सीखते हैं। यह इंक्लूसिव प्रोसेस का मतलब है एक समावेशी। जैसे कि मैं गई हूँ एक क्लास में, ठीक है, जहाँ पर क्या कौन कौन सा भाषा बोला जा रहा है, वहाँ पर संस्कृत बोला जा रहा है, पंजाबी बोला जा रहा है, और आपका क्या बोला जा रहा है, बंगाली बोला जा रहा है। ठीक, तो क्या है, मैं वहाँ पर रहूँगी तो कुछ उनसे क्या है, सीख लूँगी। तो क्या है, वो सबके साथ मिल के रह के सीख जाना, वो भी क्या है, आपका इंक्लूसिव प्रोसेस है। ठीक, और साथ में बाकी जो चीज़ है वो तो हमें करना ही पड़ेगा। यह ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो करती है। इसके लिए किसी भी और प्रकार के अधिगम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उनके ग्रामर को और रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अब देखते हैं टाइप ऑफ लर्निंग कितने प्रकार की होती है। अधिगम के प्रकार ये कितने प्रकार की होती है, 3 टाइप की होती है। 3 टाइप की होती है। तो पहला है आपका मोटर लर्निंग। क्या है आपका, मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग बोला जाए तो जो हमारी फिजिकल लर्निंग हो गई, जिसकी वजह से हम क्या है, चल पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं, ठीक ना, डांस कर पा रहे हैं, ड्राइव कर पा रहे हैं, किसी भी चीज़ को उठा पा रहे हैं, झाड़ू लगा पा रहे हैं, बर्तन धो पा रहे हैं, और आपका क्या है, फावड़ा उठा पा रहे हैं। तो ये सब क्या है, आपका हो गया है, आपका ये मोटर लर्निंग के अंतर्गत आता है। जो फिजिकल एक्टिविटी होती है, जो फिजिकल मतलब बोला जाए, मोटर लर्निंग बोला जाए तो फिजिकल एक्टिविटी होती है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने शरीर का उपयोग करते हैं, शरीर के द्वारा हम सीखते हैं। जैसे मैं, ये मोबाइल है, ये पेन है, ठीक ना, ये क्या है आपका, मैं पेन के द्वारा यहाँ पर यूज कर रही हूँ, ठीक है ना। ये जो पेन है, यहाँ पर अभी मैं कौन सा मोटर स्किल का प्रयोग कर रही हूँ, ये मैं क्या है, फाइन मोटर स्किल कर रही हूँ। ठीक, इसके अलावा होता है आपका ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल में क्या होता है, सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल सीखते हैं। जैसे पैर को चलाना, जब छोटे बच्चे होते हैं तो पैर को उठाना सीखते हैं, हाथ को वो करना सीखते हैं। उससे पहले हमें क्या है, हाथों की छोटे हाथों को करना नहीं आता, छोटे हाथ की जो छोटी मांसपेशियाँ होती हैं उन्हें यूज करना नहीं आता। तो ग्रॉस जो है वो आपका क्या होता है, वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, क्लिम्बिंग हो गया, डांसिंग हो गई, ये सब क्या है आपके ग्रॉस में आते हैं। जबकि जो फाइन है वहाँ पर क्या आते हैं आपके, राइटिंग हो गया, स्केचिंग हो गया। ठीक, तो ये सब आते हैं जो छोटे छोटे हाथों से किया जाता है, मतलब छोटी उंगलियों से किया जाए, छोटी मांसपेशियों से किया जाता है। अब देखते हैं आपका वर्बल लर्निंग क्या होता है। वर्बल लर्निंग जो होता है उसके माध्यम से हम क्या कर पाते हैं, संप्रेषण कर पाते हैं, बोल पाते हैं। जैसे हम क्या है, संकेत के द्वारा, पिक्चर के द्वारा, साइन के द्वारा, पिक्चर के द्वारा, संकेत के द्वारा भी हम बात कर सकते हैं। सैंपल देखते हैं तो भी हम क्या है, समझ जाते हैं, प्लस स्पीक कर लेते हैं, ठीक ना। किसी की भावनाओं को समझना या बोलना, है ना। और क्या है, शब्दों के द्वारा हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। साउंड के द्वारा हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे अभी मैं बोल के आपको बता रही हूँ, ये क्या है, मेरा शब्द है, साथ में जो मेरा साउंड निकल रहा है, जिसे मैं बात कर रही हूँ, तो ध्वनि निकल रहा है, ठीक ना। तो ध्वनि के माध्यम से पहले हम क्या सीखते हैं, ध्वनि सीखते हैं। फिर क्या बनता है, फिर उसके बाद फिर हम वर्ड बनाना सीखते हैं। तो इसके माध्यम से हम सीखते हैं। फिर आपका आ गया क्या, फिर आपका आ गया है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग क्या होता है, यह एक मेंटल प्रोसेस है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हम किसी भी चीज़ को सोचते हैं फिर सीखते हैं। सोचना मतलब कि जैसे कि मैं चली गई हूँ दुकान,
ठीक, दुकान पे फिर क्या है, मेरे को बोला गया कि मुझे कुछ सामान चाहिए। ठीक, मेरे पास है कितने कितने रुपए है, मेरे पास 100 रुपये है, मुझे ज़रूरत कितने की है, 90 रुपये की। ठीक है, तो मैं वहाँ पर क्या करूँगी, तर्क वितर्क करूँगी कि यहाँ पर 90 रुपये मुझे देना है और 10 रुपये मेरे पास रखना है। तो इससे भी हम क्या सीखते हैं, इससे हमारा जो दिमाग है वो चलता है, हम वहाँ पर भी सोचते हैं, रीजनिंग करते हैं, तर्क करते हैं, हमारी बुद्धि को चलाते हैं। ठीक ना, ये आपका क्या हो गया, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग या संज्ञान। ठीक, संज्ञान द्वारा सीखना। फिर है आपका क्या है, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। फंक्शन ऑफ लैंग्वेज के अंतर्गत आपका है, इस 7 पॉइंट है, 7 मेन फंक्शन होते हैं, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। 7 टाइप आपके क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। लैंग्वेज के फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, लैंग्वेज फंक्शन, लैंग्वेज जो फंक्शन है आपके वो है आपके 7 मेन फंक्शन होते हैं। क्या है, आपके मेन फंक्शन होते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं मेन फंक्शन में। पहला है आपका क्या होता है, पहला आपका एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेसिव। दूसरा है इंफॉर्मेशन। तीसरा है आपका डायरेक्टिव। चौथा है आपका इंटरेक्टिव और पांचवा है आपका कम्युनिकेशन। तो अब देखते हैं जो आपका एक्सप्रेसिव स्किल है, फंक्शन है, वो क्या होता है। एक्सप्रेसिव फंक्शन के द्वारा हम क्या करते हैं, अपनी जो फीलिंग होती है, ठीक ना, अपने जो क्या है इमोशन होते हैं, उन सबको क्या कर पाते हैं, बता पाते हैं। ठीक ना, बोल के बता सकते हैं, लिख के बता सकते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं। ये आपका क्या है, एक्सप्रेसिव फंक्शन है। फिर आपका आ गया इन्फॉर्मेशन फंक्शन। इन्फॉर्मेशन फंक्शन के अंतर्गत आता है, जैसे कि हम क्या है एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक ना, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं अभी, तो क्या है हमें नॉलेज है उनका, प्लस वहाँ पर हम देखेंगे, पहले किसको देखेंगे, क्वेश्चन पेपर देखेंगे, फिर उन्हें पढ़ेंगे, फिर क्या है उसमें हम उसे क्या करेंगे, देखेंगे, फिर सोचेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, बोलेंगे। ठीक ना, बोलेंगे मतलब कि अपने मन में ही बोलेंगे, लेकिन बोले कि फिर क्या करेंगे, अपने आप को डायरेक्शन देंगे कि हाँ हमें क्या करना है, कैसे करना है और कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन कैसा बना है, अच्छा बना है कि नहीं बना है। ये क्या है, इन्फॉर्मेशन हो गया। इन्फॉर्मेशन मतलब क्या होता है, जानकारी, या कोई सा भी कंडीशन में जहाँ पर हमें जानकारी प्राप्त होती है, हम जहाँ पर जानकारी देते हैं, दिशा का ज्ञान देते हैं, हो गया इसके अंतर्गत में। ठीक ना, तो ये क्या है आपका इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, अब ये क्या है आपका डायरेक्टिव फंक्शन के अंतर्गत हमें आता है कि हम किसी को ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं। ठीक ना, इसमें क्या है कि हम किसी को भी ऑर्डर देंगे कि हाँ ये करो, वो करो, ऐसा करना चाहिए तुम्हें, आज एग्ज़ाम निकालने के लिए ये करना होगा तुम्हें। तो ये क्या है, ऑर्डर है, कमांड है, इसके अंदर आपके डायरेक्टिव के अंदर आते हैं। इंस्ट्रक्शन फंक्शन के अंतर्गत आते हैं आपकी दो लोग के साथ में आप क्या कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो। ये क्या है आपका इंटरेक्शन है, या इसे इंटरपर्सनल भी कहते हैं। इंटरेक्शन फंक्शन ऑफ लैंग्वेज जिसे कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा क्या करते हैं हम अपने हाव भाव, अपने विचार, थॉट को एक दूसरे को सामने में रह के क्या करते हैं, बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, या सुन के बताते हैं। जैसे मोबाइल पे हो गया, फ़ोन कॉल पे बात करते हैं, तो फिर क्या है आमने सामने बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, दो लोग होना जरूरी है इंटर में। और इंटर में क्या है, इंटर में खुद को हम क्या करते हैं, निर्देशित करते हैं। फिर आपका आ गया कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता क्या है, कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है कि इसके अंतर्गत भी हम क्या करते हैं, इसके अंदर भी हम अपने बातों का संप्रेषण करते हैं। इसमें क्या है, इसमें सभी प्रकार के कम्युनिकेशन आ जाते हैं, जैसे कि बोल के हो गया है, ठीक ना, सुन के हो गया है, देख के हो गया है, पढ़ के हो गया है, लिख के हो गया है। तो इन सब के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, किसी से भी संप्रेषण कर सकते हैं। आठवां है आपका इवोल्यूशनरी और सातवां है आपका प्रिजर्वेशन। अब इसके अंतर्गत देखते हैं कि ये होता क्या है। किसी भी प्रकार के इवोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, एक निर्धारित करते हैं कि किसी को इवोल्यूट करना है, ठीक ना, क्या है उनका मूल्यांकन करने के लिए भी हम क्या किसका यूज करते हैं, मूल्यांकन करने के लिए भी हम क्या करते हैं, इवोल्यूशनरी का यूज करते हैं। ठीक, इवोल्यूशनरी के अंतर्गत में क्या आता है, आपके इवोल्यूशनरी के अंतर्गत में आता है मूल्यांकन करना। किसी भी बात के लिए क्या है, सत्य असत्य है, इसके लिए भी हम मूल्यांकन करते हैं। और एग्ज़ाम हो गया तो वहाँ पर भी क्या करते हैं, हम लिख के आ गए, उसके बाद फिर क्या करते हैं, अपने आप को इवोल्यूट करते हैं। ये सब आपके क्या हो गए, मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। प्रिजर्वेशन के अंतर्गत आता है कि हम
प्रेजेंट करते हैं, लिख के बोलते हैं या लिखते हैं या बोलते हैं किसी के सामने, हम अच्छे से कैसे बोल सकते हैं, ये सब क्या है आपका प्रिजर्वेशन फंक्शन ऑफ लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं, लैंग्वेज के कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है उसको देख लेते हैं कि होता क्या है। नंबर ऑफ़ लैंग्वेज, इंडिया में नंबर ऑफ़ लैंग्वेज कितने हैं? 22 प्रकार के भाषा हैं, जिसमें कि आपके इंग्लिश जो है, इंग्लिश को कितने में रखा गया है? आर्टिकल 343A के अंतर्गत में किसको रखा गया है? आपके इंग्लिश लैंग्वेज को रखा गया है। इंग्लिश स्क्रिप्ट क्या है? वो आपकी लैटिन होती है, बहुत जगह पे रोमन भी बोला गया है, मैंने भी अपने पिछले वीडियो में रोमन ही बोला था, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आप इसको सही कर लीजिएगा कि इंग्लिश स्क्रिप्ट भी क्या है, आपके लैटिन वर्ड में आते हैं। इंग्लिश इन सेकंड लैंग्वेज इन इंडिया, इंडिया के अंतर्गत में हमारा जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो हमारा मदर टंग हो गया है, जितनी भी हमारी जो बोलियाँ हैं वो हमारी फर्स्ट भाषा हो गई हैं, प्लस जो हमारी हिंदी है उसको तो हम लोग बोलते ही हैं, और आपका जो सेकंड लैंग्वेज वो क्या है? आपका इंग्लिश है। इंग्लिश एंड हिंदी को किस ग्रुप, किस फैमिली के अंतर्गत रखा गया है? इंग्लिश एंड हिंदी को यूरोपियन ग्रुप के अंतर्गत में रखा गया है। पिछले बार ये क्वेश्चन आया हुआ था, पिछले बार की वीडियो में मैराथन में भी मैंने इसे कराया था। अकॉर्डिंग टू NCF 2005 इन इंग्लिश को क्या लैंग्वेज कहा गया है? इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज कहा गया है, और साथ में OLA भी कहा जाता है। OLA का फुल फॉर्म होता है आपका एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। और आपके जो हिंदी है, हिंदी को क्या कहा जाता है? हिंदी को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है इन इंडिया। देखते हैं हम टाइप ऑफ लैंग्वेज स्पीकिंग पर्सन की, जो बात करते हैं कई भाषा में, उनके जो किस प्रकार के होते हैं। बाइलिंगुअल मतलब क्या होता है? दो लैंग्वेज जानने वाले को क्या कहेंगे हम लोग? बाइलिंगुअल बोलेंगे। मोनोलैंग्वेज मतलब जो सिर्फ एक भाषा जानता है उसे हम क्या कहेंगे? मोनोलिंगुअल कहेंगे। और आपका आ गया क्या? आ गया पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट मतलब जो व्यक्ति 5 से 10 के बीच में जो लैंग्वेज जानता है उसे पॉलीग्लॉट्स के अंतर्गत रखा जाता है। और मल्टीलिंगुअल उसको कहा जाता है जो कि 10 से भी ऊपर लैंग्वेज जानता है। 10 प्लस वाले लैंग्वेज वालों को क्या कहेंगे अपन लोग? मल्टीलिंगुअल कहेंगे। अब देखते हैं स्टेज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन की जो स्टेज है उसको हम देख लेते हैं कि बच्चा जो 2 से 5 मंथ की ईयर में क्या करता है, इसे कूइंग स्टेज भी कहते हैं। ठीक है, 0 से लेकर 2 मंथ के बीच में बच्चा क्या करता है? रोता है। सिर्फ जब बच्चा पैदा होता है तो भी रोता है ना, तो वो बच्चे 2 महीने तक सिर्फ रोते रहता है। फिर 2 से 5 या 6 मंथ के बीच में कई प्रकार के बुक हैं जिसमें अलग अलग बताए गए हैं, तो आप लोग उसको कन्फ्यूज मत होइएगा, है ना। तो क्या बोलते, क्वेश्चन आएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कूइंग कौन से मंथ में होगा, बबलिंग कौन से मंथ में होगा, है ना, क्राइंग कौन से मंथ में होगा। ठीक, तो ये क्या है आपका 2 महीने से लेकर 6 महीने तक के अंतर्गत में क्या होता है? कूइंग होता है। कूइंग मतलब उह इह आह इह ऐसे करके जो बच्चे करते हैं ना, ये आपका क्या है? कूइंग हो जाता है। ये क्या है? बच्चों की जो लाइट साउंड ऑफ बेबी, इसे लाइट साउंड ऑफ बेबी कहा जाता है। फिर आपका आ गया क्या? आ गया आपका फिर आ गया है बबलिंग। बबलिंग किसे कहते हैं? जो बबलिंग है आपका वो 6 से 8 मंथ के अंतर्गत दिखता है, जैसे मम्मा, बब्बा, दद्दा, चच्चा, ऐसे करके बच्चे बोलते हैं, ये क्या है? आपका बबलिंग है। ठीक, और आपके देखते हैं हम वन वर्ड। बच्चा वन वर्ड कौन से महीने में बोलता है? जिसे होलोफेर्स बोलते हैं। ये आपके 8 से 18 मंथ के अंतर्गत में बच्चा वन वर्ड बोलना पूरी तरह से सीख जाता है। टू वर्ड 18 से लेकर 24 महीने के अंतर्गत में क्या करते हैं? बच्चा बोलते हैं। 18 से लेकर 24 मंथ के अंतर्गत में जो बच्चा भाषा बोलता है वो क्या है आपके? वो आपके वन वर्ड में। टू वर्ड में 18 से 24 मंथ के बच्चे क्या करता है? 2 वर्ड्स बोलना सीख जाता है। फिर आपका आ गया मल्टीपल वर्ड, जिसे टेलीग्राफिक स्टेज भी कहते हैं, जो 24 से लेकर 36 मंथ के अंतर्गत में रहता है। ये 2 वर्ड्स वाले में क्या आता है? जैसे बाय बाय, 2 शब्दों को जोड़ दिया, बाय बाय हो गया, टाटा टाटा हो गया, टाटा टाटा हो गया। ठीक ना। और आपका क्या आ गया? ये सब 2 वर्ड को जो बोलता है वो बच्चा क्या, वो क्या है? 2 वर्ड्स हो गया। ठीक, आपका फिर आ गया है मल्टीपल वर्ड। मल्टीपल वर्ड को भी कभी कभी 2 वर्ड्स वाले में दे दिया गया है, तो इसका कन्फ्यूज मत होइएगा, इसलिए बोलती हूँ कि आपके सोर्स कोई एक रखिए जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो। 10 प्रकार का देखेंगे तो 10 प्रकार के दिमाग में आता जाएगा। फिर आपका क्या है? टेलीग्राफिक स्टेज, इसे 24 से लेकर 30 मंथ के बीच में कहा जाता है। फिर लेटर मल्टी वर्ड स्टेज, जहाँ पर बच्चा बहुत ज़्यादा वर्ड को, बहुत सारा वर्ड उसके दिमाग में आ जाते हैं, वो क्या है आपके 30 प्लस मंथ के इधर बच्चा क्या है? बहुत ज़्यादा जो लैंग्वेज का जो वर्ड है उसको क्या कर लेता है? अपने दिमाग में बैठा लेता है, और बहुत सारा बच्चे को क्या है? लैंग्वेज जो है एक्विजिशन कर लिया रहता है।
फिर आपका आ गया प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। तो पहले कि आपको लैंग्वेज सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको सबसे पहले मोटिवेट होना पड़ेगा, ठीक ना। मोटिवेशन मतलब क्या होता है, अभिप्रेरणा होता है। अभिप्रेरणा का मतलब होता है कि आप किसी भी क्षेत्र में क्या करते हैं, अभी प्रेरित रहते हैं, प्रेरित रहते हैं। मतलब आपको क्या चाहिए, नीड की आवश्यकता है। क्या की आवश्यकता है, नीड की आवश्यकता है। तो आपको नीड की ज़रूरत है, तो क्या करेंगे आप, उसके लिए क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे, ठीक ना। आपको आवश्यकता क्या है, बोलने की, ठीक है ना। बोलने की आवश्यकता है आपको, ठीक ना, कि मैं भी अच्छे से बोल पाऊँ, इंग्लिश बोल पाऊँ, हिंदी बोल पाऊँ। तो आप क्या करोगे, पहले वो तो पहले आपकी एक भाषा क्या हो गई, आपकी लैंग्वेज क्या होगी, ज़रूरत होगी। फिर ड्राइव मतलब क्या होता है, आप उसे पाने के लिए क्या करोगे, एक्टिविटी करोगे, टेंस हो जाओगे, वो आपका क्या हो गया, भाषा हो गया। एराउजिंग टेक्निक, मोटिवेशन में 3 प्रकार के टाइप है, जिसे देखते हैं। एराउजिंग टेक्निक, इसे बोला जाता है कि क्या है, जो हमेशा क्रोध में रहता है, अपने अंदर पूरा फ्रस्ट्रेशन लिया रहता है ना। तो ये सब के, ये किस टाइप के मोटिवेशन के अंतर्गत आते हैं, एराउजिंग में आते हैं। एक्सपेक्टेंसी के अंतर्गत में आते हैं, जो अपने खुद के, अपने मन से स्वयं, अपने क्या बोलते हैं, अपने खुद के अंतर मन से क्या है, उस चीज़ को करने के लिए प्रेरित है, तो उसे एक्सपेक्टेंसी कहा जाता है। और इंसेंटिव टेक्निक, इंसेंटिव टेक्निक के अंतर्गत में क्या होता है कि उन्हें किसी भी चीज़ की लालच होती है, जैसे कि हो गया प्राइज़ की, रिवार्ड की। तो ये सब क्या है आपका इंटेंसिव टेक्निक, की किसी और चीज़ के लिए प्रेरित होना, ये आपका इंटेंसिव है में। ये आपके क्या है, बहिर्मुखी के अंतर्गत भी आते हैं, बाहरी अभिप्रेरणा में आते हैं। फिर आपका प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्मेशन मतलब क्या है, उस चीज़ को हमें आदत बनाना पड़ता है। जैसे कि अभी हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो एक ही बार में तो हम किसी भी चीज़ को, कोई से भी अगर कोर्स कर रहे हैं तो सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले उस चीज़ को अपने आदत में, अपनी हैबिट में डालना पड़ेगा कि हाँ, मुझे क्या करना है, 3 महीने तक, 4 महीने तक, 6 महीने तक डेली पढ़ाई करनी है, ठीक है। चाहे वो मैं डेली पढ़ूँ, 2 घंटा पढ़ूँ, 4 घंटा पढ़ूँ, ठीक ना। ऐसा करके आपको क्या करना है, एक उसे हैबिट में लाना पड़ेगा, तब कहीं जाके क्या है, वो आपके दिमाग में बैठता है। वैसे ही लैंग्वेज को क्या है, एक हैबिट बनाना पड़ता है। फिर इमिटेशन या एक्सरसाइज बोला जाए तो इमिटेशन का मतलब होता है कि हम किसी के नकल के द्वारा सीखते हैं। मतलब हमारे घर में जो मम्मी पापा बोल रहे हैं, या हम क्लासरूम में गए हैं, तो क्या है, कई प्रकार के बच्चे मिलते हैं, कई प्रकार के भाषा है, तो क्या है, उनसे समावेशित होकर या उनके द्वारा क्या है, उस चीज़ को हम भाषा को सीख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल, और साथ में क्या करते हैं, जैसे कि इंग्लिश हो गया, उनके सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, संस्कृत सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम बार बार प्रयत्न करेंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर उसे प्रयत्न करेंगे, फिर भूलेंगे, ठीक ना। तो प्रयास और त्रुटि, ये सब क्या चीज़ है, वो चलते रहती है। प्रिंसिपल ऑफ सिचुएशनल अप्रोच, सिचुएशनल अप्रोच के अंतर्गत में आता है किसी भी सिचुएशन में क्या है, कैसे बोल पाएँ, कैसे सीख पाएँ, और कौन से सिचुएशन में कैसा बोला जाए। बच्चा रोता है, ठीक ना, तो रोने को जब हम समझ सकते हैं कि ये बच्चा रो रहा है, तो उस सिचुएशन में हमें कैसे बात करनी है। जब हमें पढ़ने के लिए प्रेरित होना है, तो हम कैसे बात करेंगे। जब हमें कुछ भी चीज़ सीखना है, तो हम कैसे बात करेंगे। बड़ों से कैसे बात करना है, छोटों से कैसे बात करना है। तो ये क्या है, हमारे सिचुएशन के ऊपर, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें करना पड़ता है, जिससे क्या है कि हमारा जो कम्युनिकेशन संप्रेषण है, उसे हर कोई समझ सके, और साथ में हमारे अंदर भी ये क्या है, एबिलिटी आ जाए कि हम हर सिचुएशन में बात कर सके, किसी से अपनी जो भाषा है उसको समझा सके, ठीक। अब आपका आ गया, छठवा है आपका प्रिंसिपल यूजिंग ऑफ मदर टंग, है ना। हम किसी भी भाषा सीखने के लिए क्या करते हैं, अपने मदर टंग का यूज करते हैं। मदर टंग का यूज करने का मतलब ये होता है कि जैसे इंग्लिश सीख रहे हैं, ठीक ना। तो इंग्लिश सीखने के लिए क्या करेंगे, पहले हम जो हमारा मदर टंग है उससे क्या कर लेंगे, उसको ट्रांसलेट करके सीखेंगे, ठीक ना। तो ये भी हमारा क्या है, एक बेहतर तरीका है इंग्लिश सीखने का, या दूसरे लैंग्वेज को अपने अंदर क्या करने का, एक्वायर करने का। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, इसके अंतर्गत क्या आता है कि कई प्रकार के लोग होते हैं, सब प्रकार के लोग होते हैं, भिन्न प्रकार के लोग होते हैं, रंग रूप हर एक चीज़ है ना, भाषा भी अलग अलग होती है। तो क्या है, कई प्रकार की भी हम लैंग्वेज देखने को मिलता है, और हमें क्या है, उस चीज़ को अगर हमें सीखना है, अगर सीखने की स्थिति आ गई तब की बात है ये, तो हम क्या करेंगे, उनका जो कई प्रकार के भिन्न प्रकार के व्यक्ति वाले लोग हैं, उनके साथ हम क्या करेंगे, रहेंगे, तब कहीं जाके हम क्या है, उस चीज़ को एक्वायर कर पाएंगे। फिर है, हमें किसी भी चीज़ को सीखने के लिए प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस, चाहे वो भाषा हो, चाहे किसी भी चीज़ को अधिगम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तत्परता के साथ क्या करना है, उसको रुचि लेके पढ़ना है। अगर हम उस किसी भी चीज़ के लिए तत्पर है, तभी हम उस चीज़ को सीख पाएंगे, है ना। और अगर हम तत्पर नहीं है, तो कितना भी कोई हमें एफर्ट डाल ले, हम लर्निंग नहीं कर पाएंगे, ना ही हम किसी प्रकार का कुछ भी चीज़ सीख पाएंगे। फिर आपका आ गया प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल
ऑर्डर लर्निंग, नेचुरल ऑर्डर मतलब जो हम अपने घर पे सीखते हैं, ठीक ना, वो नेचुरल है। जैसे हम क्लास में गए हैं, अपने दोस्तों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समावेशी जब क्लास है वहाँ पर कई प्रकार के भाषा बोली जा रही है, तो वहाँ पर भी हम क्या है, नेचुरल तरीके से, जब छोटे बच्चे होते हैं वो क्या कर लेते हैं, अपने दिमाग में उसे एक्वायर कर लेते हैं, ठीक। तो ये आपका नेचुरल ऑर्डर हो गया। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर, जब हम किसी को भाषा सिखा रहे हैं तो बच्चे को कहाँ पर रखना पड़ता है, हमें कोई भी लर्निंग है, ठीक ना, लर्निंग के अंतर्गत में हम क्या करेंगे, बच्चे को, लर्निंग के अंतर्गत में हम बच्चे को क्या कर लेंगे, सेंटर में रख के हम उसको सिखाएंगे, है ना, जिससे क्या है, बच्चा और उसे प्रभावपूर्ण रूप से तत्पर होके, रेडीनेस होके, और लॉ ऑफ इफेक्ट ऐसा करेंगे कि हमें लॉ ऑफ इफेक्ट की मेथड यूज कर सके, जिससे बच्चों में प्रभाव पड़ सके और बच्चे उस चीज़ को सीखने के लिए और अभिप्रेरित हो जाए। रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, इसके द्वारा हम देखेंगे कि लिसनिंग जो आपका लिसनिंग है वो किस प्रकार का डेवलप हुआ है आपके लैंग्वेज में, ठीक ना। लिसनिंग क्या है, लिसनिंग एक खुद कौशल है, स्किल है। क्या है, हम किसी की बातें सुन रहे हैं तो वो भी हमारा क्या है, कौशल है। अगर हम किसी को अनदेखा कर देते हैं, ठीक ना, हम कुछ भी चीज़ सुन रहे हैं अनदेखा कर देंगे तो क्या है, उनको बुरा लग जाएगा। प्लस किसी की बात सुनना, किसी की बातों को समझना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सुनना पड़ेगा। अगर कोई किसी व्यक्ति का थॉट जानना है, उनका विचार जानना है, तो हमें क्या करना है, उनके पहले बातचीत करना पड़ेगा। और बातचीत का मतलब क्या है कि हम सुनेंगे तब ना हमारे दिमाग में वो चीज़ आएगा कि अगला इंसान बोल के आ रहा है। अगर वो इंसान चुप है तो हम समझ पाएंगे क्या, नहीं ना। तो क्या है, हमें सुनना पड़ता है किसी। तो ये क्या है, एक स्किल है। लिसनिंग फॉर प्रोनाउंसिएशन, अगर हम कुछ भी चीज़ सीख रहे हैं तो लिसनिंग, अगर हम सुन रहे हैं तो क्या है, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के साथ हम उसको सुनते हैं, ठीक ना, कि कहाँ पर क्या उच्चारण बोल रहा है। अब देखिए क्या है कि अपना अपना अलग अलग लैंग्वेज होता है, तो उससे क्या है, उच्चारण में गलती हो जाती है, ठीक ना। जैसे कि कोई हो गया आपका पंजाबी बोलने वाला व्यक्ति, भोजपुरी बोलने वाला व्यक्ति, कितना भी हिंदी बोले, पर उनका जो हिंदी होता है, वो उनका जो टोन होता है वो थोड़ा अलग ही होता है। क्यों? क्योंकि वो उनका कल्चरल एक्सपीरियंस है, वो उनकी क्या है कि प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन सही तरीके से नहीं हो पाती है, क्योंकि उनका कल्चरल बेस पे उनका क्या है, उनका इफ़ेक्ट हुआ है। तो ये गलत भी नहीं, नेचुरल है, सबके साथ ऐसा होता है। फिर आपका है लिसनिंग एंड ग्रोथ ऑफ वोकैबुलरी, अगर हम किसी की बात सुनते हैं तो बात सुन के क्या है, हमारे माइंड में कई प्रकार के वोकैब आते हैं, वर्ड्स आते हैं, है ना। तो उसे क्या करें कि इसका मतलब क्या होता है, ये होता है, तो इसकी सिचुएशन में हमें उसे बोलना है, ये भी हम सीखते हैं। लिसनिंग के अंतर्गत में बहुत सारे जो साउंड होते हैं उसको हम सुनते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साउंड, डिफरेंट प्रकार के साउंड सुनते हैं और उसको सीखते हैं। पहले हम क्या, ध्वनि सीखेंगे, फिर ध्वनि के बाद वर्ड बनाना सीखते हैं, वर्ड बनाने के बाद फिर सेंटेंस बनाना सीखते हैं, फिर उसको क्या करते हैं हम, फिर उसके बाद फिर क्या है, फ्लुएंसी के तरीके से हम उसको बोलते हैं। और जो बोलते हैं तो फिर क्या है, अगला इंसान जो बोलता है उसे भी हम उसी तरीके से हम सुन पाते हैं, ठीक। फिर आ गया आपका रोल ऑफ स्पीकिंग लैंग्वेज इन डेवलपमेंट। तो स्पीकिंग स्किल्स क्या है, स्पीकिंग इज स्किल्स, ये भी आपका क्या है, एक प्रकार का कौशल है। स्पीकिंग मतलब होता है बोलना, हम किसी भी चीज़ को बोल के सीख रहे हैं, अपने विचारों को समझा पा रहे हैं, तो वो भी हमारा क्या है, ये एक प्रकार का हमारा कौशल है। मेकिंग फ्लुएंट इन स्पीकिंग स्किल, हम किसी को अच्छे तरीके से बोल पा रहे हैं, हमारा प्रोनाउंसिएशन सही है, ठीक ना, हम अच्छे से किसी को अपनी बात समझा पा रहे हैं। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा अच्छा बोलना जानता है वो क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। अट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है कि अपनी छाप छोड़ देता है, ठीक। छाप छोड़ने का मतलब कि इस वजह से क्या बोला जाता है कि इंसान को अच्छे से बोलने आना चाहिए, तो उसमें क्या होना चाहिए, तमीज़ होना चाहिए, प्लस क्या है कि रिस्पेक्ट करना सीख जाए, है ना, रिस्पेक्ट होना चाहिए उनकी बातों में। तो क्या होता है कि हमें अच्छा वार्ता बनने के लिए क्या करना पड़ता है, इन सब का ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ पर क्या बोलना चाहिए, किस लहजे में बोलना चाहिए, तो और हम किसी बात को कितने अच्छे तरीके से बोल रहे हैं, कितना अच्छा हम फ्लुएंट हैं, कितना अच्छा प्रोनाउंसिएशन है, इन सब को भी क्या करते हैं, हम ध्यान देते हैं। फिर आ गया है आपका लैंग्वेज स्किल, ठीक ना, LSRW, जिसमें L है लिसनिंग, S है स्पीकिंग, R है आपका रीडिंग, W है आपका राइटिंग, ठीक। देयर आर 4 टाइप ऑफ लैंग्वेज, इसके 4 प्रकार होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। लिसनिंग मतलब सुनना, स्पीकिंग मतलब बोलना, रीडिंग मतलब पढ़ना, राइटिंग मतलब लिखना। कि अगर हम किसी को सुन के उसकी बातों को समझ रहे हैं, आइडिया को समझ रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो आपका लिसनिंग हो गया, ठीक। बोल के हम खुद के अपने आइडिया थॉट को दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, वो हमारा स्पीकिंग हो गया। किसी भी
प्रिंटिंग चीज़ को हम पढ़ रहे हैं, प्रिंट हुआ चीज़ को, लिखा गया चीज़ को, वो क्या है, हमारा रीडिंग कहलाता है। उसके द्वारा भी हम क्या है, उस थॉट को पढ़ पाते। जैसे कोई भी बुक हो गया तो हम बुक को कब समझते हैं, जब उसे पढ़ते हैं तो समझते हैं, बिना पढ़े तो नहीं समझ सकते। तो उनके थॉट को, उनकी फीलिंग को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। फिर आपका आ गया राइटिंग। राइटिंग मतलब खुद के द्वारा जो भी कुछ भी लिख के हम अपने द्वारा क्रिएट करके जो बताते हैं, दूसरे तक पहुंचाते हैं, ठीक है ना। जो कोई और व्यक्ति पढ़ता है तो वहाँ पर क्या है, अपने से लिख के दूसरे को बताते हैं, वो आपका राइटिंग हो गया। रीडिंग का जो हम दूसरे को लिखा रहता है उसे पढ़ते हैं, वो हमारा रीडिंग हो गया, ठीक। या खुद से भी हम लिखते हैं, उसे भी पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर ये सब सिर्फ आपको उदाहरण समझाने के लिए है। इनपुट स्किल, ठीक ना। LSRW, L और R आपका क्या है, लिसनिंग एंड रीडिंग। ये क्या है, आपका रिसेप्टिव है, क्या है, हम इसे दूसरे से पढ़ रहे हैं, दूसरे से सुन रहे हैं। पैसिव है, दूसरे के द्वारा बोला जा रहा है, हम खुद भी एक्टिव नहीं, कोई दूसरा एक्टिव है, ठीक है ना। ये इनपुट है, ठीक, इनपुट। और ये आपका S और W, ये आपका क्या है, आउटपुट है, जिसमें हम स्पीकिंग एंड राइटिंग को बोलते हैं। ये इसमें क्या है, पुनर्बलित होता है। ये क्या है, एक्टिव प्रोसेस है, इसमें एक्टिव होता है, ठीक ना। क्या इसमें हम खुद एक्टिव होते हैं, स्पीकिंग जब हम खुद बोलते हैं, राइटिंग जब हम खुद लिखते हैं, ठीक ना। तो ये क्या है, ये एक्टिव प्रोसेस है। प्राइमरी स्किल आपके जो सबसे पहले स्किल बना है वो आपका है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। जैसे हम बच्चे छोटे ही होते हैं तो बच्चे को जो सुनते हैं बच्चा वही सीखता है, तो क्या है, सुनना और बोलना, ये आपका प्राइमरी स्किल के अंतर्गत में आता है। सेकेंडरी स्किल के अंतर्गत आपका रीडिंग एंड राइटिंग आता है। बच्चा क्या है, पहले बोलता है, सुनता है, फिर बोलता है, फिर बोलने के बाद फिर क्या करता है, लिखता है, फिर क्या करता है, फिर धीरे धीरे वो पढ़ना सीखता है। ये आपका सेकेंडरी स्किल है। लिसनिंग मतलब सुनना। हम किसी के भी विचारों को हम क्या करते हैं, ये एक नेचुरल वे होता है, ठीक ना। और लिसनिंग के द्वारा हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं। जब हम सुनेंगे तब ना किसी को हम जवाब दे पाएंगे, ठीक ना। और साथ में ये क्या है, रिसीविंग है, क्या है, हम इसको लिसनिंग को क्या करते हैं, दूसरा जो बोलता है तो उसे रिसीव करते हैं। किसके द्वारा रिसीव करते हैं, कान के द्वारा रिसीव करते हैं। ये आपका लिसनिंग हो गए। इट इज़ एन ऑरल इनपुट, है ना। ये क्या है, ये हम ऑरल मतलब मुंह के द्वारा बोला जाता है, ठीक ना। ये इनपुट हो, ये क्या है, एक सेंडर है, ये एक मैसेज है, एक ये रिसीवर है, ठीक। हम किसी से मैसेज रिसीव करते हैं, कोई और हमें क्या करता है, मैसेज भेजता है, तब हम उसे सुन के हम फिर क्या करते हैं, स्पीकिंग करते हैं। ये हमारा लिसनिंग हो गया, सुनना। अब लिसनिंग सिचुएशन देख लेते हैं। इंटरेक्टिव सिचुएशन के अंतर्गत क्या होता है कि हम यहाँ पर इंटरेक्ट हैं, दो लोग हैं, ठीक ना, दो लोग मिलके बात कर रहे हैं। इसे टू वे सिचुएशन भी कहा जाता है, क्योंकि दो लोग के बीच में बात हो रही है। आपका टेलीफोन हो गया, फेस टू फेस बात करना होगा, टीचर स्टूडेंट टॉक हो गया, वीडियो कॉल हो गया आपका, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, इंटरेक्टिव सिचुएशन। नॉन इंटरेक्टिव, जिसमें हम किसी भी प्रकार का कोई एक्टिव नहीं होते हैं, ना हम होते हैं, ना कोई, सिर्फ दूसरा बोलता है उसे हम सुनते हैं। जैसे कि रेडियो हो गए, रेडियो में क्या है, जो बोलता है उसे हम सुनते हैं। टेलीविज़न हो गया, जो बोलते हैं हम उसे सुनते हैं। फिल्म हो गया, पब्लिक अनाउंसमेंट, जब हम ट्रेन में कोई भी सफ़र करते हैं, ट्रेन हो गया, एरोप्लेन हो गया, ठीक ना, बस स्टॉप हो गए, वहाँ पर क्या करते हैं, जो कोई अनाउंस करते हैं, ठीक ना, अनाउंस जो बजते रहता है उसे हम सुनते हैं। हम अपने से वहाँ पर कुछ बोल नहीं पाते, ठीक ना, लेकिन अनाउंसमेंट जो है हम उसे सुन के हम क्या करते हैं, अपना जो जैसे ट्रेन हो गया तो उसको देखते हैं, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, नॉन इंटरेक्टिव, जिसमें हम खुद इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। लिसनिंग की स्ट्रेटजी है जो है आपका टॉप डाउन और एक है आपका बॉटम अप, ठीक। टॉप डाउन के अंतर्गत में आते हैं, पहले क्या आता है, स्टोरी आता है। स्टोरी के बाद फिर क्या आता है, आपका पैराग्राफ आता है, ठीक। पैराग्राफ के बाद क्या आता है, आपका सेंटेंस आता है। सेंटेंस के बाद क्या आता है, आपका फ्रेज आता है। फ्रेज के बाद क्या आता है, आपका वर्ड आता है। वर्ड के बाद क्या आता है, आपका लेटर। तो ऊपर से लेकर नीचे की ओर आए, स्टोरी से लेकर वर्ड तक आने के लिए, पैराग्राफ से लेकर स्टोरी तक, लेटर तक आने के लिए या वर्ड तक आने के लिए हमें क्या करना है, टॉप डाउन जो प्रोसेस उससे गुजरना पड़ता है। जो बॉटम अप है वो आपका क्या है, टॉप डाउन के जस्ट विपरीत होता है। जैसे उसमें हम क्या है, स्टोरी उन सबको आगे किए हैं, तो इसमें क्या होता है, ये स्टोरी जो है वो नीचे रहता है। लेटर हो गया, वर्ड हो गया, सेंटेंस हो गया, फिर आपका हो गया पैराग्राफ हो गया, फिर आपका हो गया स्टोरी हो गया। जस्ट उसका उल्टा है ये। स्पीकिंग स्किल क्या है, इसको देख लेते हैं।
ये क्या करता है, हमारे जो वर्ड हैं, हमारी जो समझ है, ठीक ना, हम क्या है दूसरे को जो सुनते हैं, जो लिसनिंग किए हैं, तो हम क्या करते हैं उस बात को पहले समझते हैं, फिर समझने के बाद फिर हमें क्या करते हैं, कैसे बोलना है, हमें क्या जवाब देना है, जिसे हम अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ, जिससे हमारी छाप अच्छी हो पाए, ठीक ना। तो ये गुड स्पीकर बन पाते हैं कि हमें क्लियर बोलते हैं, इन्फॉर्मेटिव करते हैं। और ये प्रोड्यूस किससे होता है, ये टंग से होता है। हम टंग के द्वारा, ये जीभ के द्वारा क्या कर पाते हैं, बोल पाते हैं। स्पीकिंग सिचुएशन में देखते हैं यहाँ पर इंटरेक्टिव, पार्टिकली इंटरेक्टिव और नॉन इंटरेक्टिव होता है। इंटरेक्टिव के अंतर्गत में आता है आपका इंटरेक्टिव के अंतर्गत में आपका आता है कि फ़ेस टू फेस बात होता है, या फिर हम क्या बोलते हैं, जैसे टेलीफोन कॉल हो गया, वहाँ पर भी हम सुन भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, सामने में क्या है, एक दूसरे को सुन के, देख के बोलते हैं, सुनते हैं, ठीक ना, बोलेंगे भी सुनेंगे भी, एक आपके स्पीकिंग में आ गया, ठीक ना। इंटरेक्टिव सिचुएशन बोलते हैं। पार्टिकली का अंतर होता है, जैसे कोई स्पीच दे रहा है या लेक्चर दे रहा है, ठीक ना, तो उसको क्या है, हम लोग सुनते हैं, प्लस यस और नो इन सब में क्या करते हैं, जवाब देते हैं। तो ये आपका पार्टिकली इंटरेक्टिव हो गया। दिस सिचुएशन इज ए वन वे वेयर इज नो चेंजेस। यहाँ पर क्या होता है, नॉन इंटरेक्टिव के अंतर्गत में आपका क्या होता है कि वहाँ पर सिर्फ वन वे होता है, जहाँ पर हम सिर्फ सुन सकते हैं, मतलब कि दूसरा जो बोल रहा है उसे सुनेंगे, लेकिन अपने से हम वहाँ पर नहीं बोल सकते। ये आपका तीसरा स्पीकिंग सिचुएशन हो गया। सब स्किल ऑफ स्पीकिंग के अंतर्गत में आपका आता है, पहला है आपका स्टोरी टेलिंग, ठीक ना। स्टोरी टेलिंग के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को इफ़ेक्टिव रूप से कम्युनिकेशन प्रभावशाली मौखिक रूप से इसमें बना सकते हैं, ताकि बच्चे इसे यूज कर सके, कहानी सुनाना और समझाना, ठीक ना। और साथ में आपका रोल प्ले, कोई भी नाटक दे देते हैं और बच्चे लोग को क्या करते हैं, प्ले करने के लिए बोलते हैं, ठीक ना। तो ये क्या करते हैं, बच्चे डायलॉग मिमिक्री करते हैं। तो डायलॉग मिमिक्री से क्या होता है, बच्चों को जो प्रोनाउंसिएशन होता है और बोलने की जो क्षमता होती है मौखिक, वो सब बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। स्पीच एंड कन्वर्सेशन, कोई भी किसी भी चीज़ के लिए स्पीच देना है, ठीक ना, ये बहुत अच्छा स्किल्स कहा गया है। क्या है, कोई से भी टॉपिक दे दो, उसके लिए क्या है, वहाँ पर स्पीच देंगे, साथ में वहाँ पर कन्वर्सेशन भी होगा। जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता होता था स्कूल और क्लास में, इसका यूज अक्सर होता है, ठीक। अब आगे चलते हैं, रीडिंग स्किल क्या है। रीडिंग स्किल होता है, ये रिसेप्टिव स्किल है, और साथ में ये राइटिंग होता है। क्या है, जो लिखा होता है उस थॉट को हम क्या करते हैं, उसके जो इन्फॉर्मेशन है उसे हम क्या करते हैं, उस थॉट को, उनकी इन्फॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, समझते हैं, जो कि हमें प्रिंटेड सैम्पल में दिखाई देता है। टाइप ऑफ रीडिंग के प्रकार होते हैं, लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग। लाउड रीडिंग और साइलेंट रीडिंग के अंतर्गत में जिसे हम क्या करते हैं, जोर जोर से पढ़ते हैं, ठीक, वो आपका हो गया लाउड रीडिंग। साइलेंट रीडिंग जिसे हम खुद स्वयं अपने अंदर में ही रखते हैं, एकदम चुपचाप पढ़ते हैं, वो हमारा हो गया साइलेंट रीडिंग। जहाँ पर हम शब्दों को बोलते नहीं हैं, पढ़ते वक्त हम बोलते नहीं हैं, वहाँ पर साइलेंट हो गया, और पढ़ते वक्त हम बोलते हैं, वो आपका लाउड रीडिंग हो गया। इसके भी दो टाइप होते हैं, स्कैनिंग, जो स्पेसिफिक डिटेल्स के लिए पढ़ा जाता है, ठीक ना, जिसे हम क्या करते हैं, एकदम सरसरी निगाह से पढ़ते हैं, वो आपका स्कैनिंग हो गया, ठीक ना। ये हमें स्पेसिफिक डिटेल के लिए पढ़ा जाता है। स्कीमिंग क्या होता है, आपका जनरल डिटेल के लिए। इसे हम क्या करते हैं, इंजॉय के लिए पढ़ते हैं, जॉय के लिए पढ़ते हैं, प्लीज़र के लिए पढ़ते हैं, खुशी के लिए पढ़ते हैं, ये क्या है, आपका स्कीमिंग है। इसे एक्सटेंसिव कहा जाता है, और स्कैनिंग को इंटेंसिव रीडिंग कहा जाता है, जिसे हम किसी भी एक विशेष गहन के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए पढ़ते हैं, वो आपका स्कैनिंग है। ऐसी मज़े के लिए पढ़ते हैं, बस ऐसी पढ़ लो, है ना, तो ये क्या है, आपका स्कीमिंग हो गया। फिर आपका आ गया रीडिंग स्किल होता क्या है, ठीक। रीडिंग स्किल के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हम किसी भी चीज़ को, ये भी क्या है, आपके कम्युनिकेशन का एक पार्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। क्या है कि हम यहाँ पर खुद के आइडिया क्रिएट करते हैं, अपने थॉट क्रिएट करते हैं। मुझे कुछ भी टॉपिक दिया गया है, ठीक है ना, कि यहाँ पर आपको ये बताना है, इस टॉपिक के बारे में आप लिख के बताओ, तो वहाँ पर हम किसी भी बुक को नहीं देखेंगे, किसी भी चीज़ के सोर्स का यूज नहीं करेंगे, क्या करेंगे, अपने दिमाग से जो भी हमें समझ आएगा अपने से यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे, अपने थॉट, अपने आइडिया, है ना, इन सबको हम यहाँ पर रखेंगे। ये आपका हो गया राइटिंग स्किल। टाइप्स ऑफ राइटिंग स्किल, एक्सपोजिटरी, डिस्क्रिप्टिव, परसेसिव, नरेटिव। एक्सपोजिटरी का मतलब होता है आपका द मेन पर्पस ऑफ द काइंड ऑफ राइटिंग टू एक्सप्लेन, मतलब ख्यात्मक
राइटिंग स्किल है, जिसके अंतर्गत क्या है, कोई भी चीज़ हमें कोई टॉपिक दिया गया उसके बारे में हमें व्याख्या करना है बिना किसी अपने पर्सनल थॉट के, ठीक ना, उस चीज़ के बारे में हमें व्याख्या करना है। ये आपका हो गया व्याख्यात्मक हो गया। फिर आपका आ गया दूसरा डिस्क्रिप्टिव। इसका अर्थ होता है वर्णनात्मक रूप से, ठीक ना, कोई भी उद्देश्य है उसमें हम क्या करेंगे, लेखन शैली में हम करते हैं। आपके राइटिंग स्किल के अंतर्गत हम किसी भी चरित्र का, ठीक ना, कोई भी कैरेक्टर हो गया, कोई प्लेस हो गया, और इन सब का हम क्या करते हैं, प्लेस हो गया, उसका विस्तार पूर्वक, स्थान हो गया, उसका हम क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक वर्णन करना। ये वर्णनात्मक या डिस्क्रिप्टिव में आता है। परशेषु के अंतर्गत में आता है आपका प्रेरक व्याख्यात्मक लेखन। इसमें क्या होता है कि एक्सपोजिटरी में क्या हो रहा था कि वहाँ पर हम अपना पर्सनल राय नहीं रख सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपना पर्सनल राय रख सकते हैं, और साथ में जितने भी पूर्वाग्रह शामिल हैं उन सबको हम वहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि आपका शिकायत पत्र हो गया, विज्ञापन हो गया, ठीक ना, कवर पत्र हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, ठीक, इन सब में हम क्या करते हैं, परशेषु स्किल का, राइटिंग स्किल का उपयोग करते हैं। अब आपका आ गया नरेटिव स्किल। इसको क्या होता है, नरेटिव मतलब कथा कहना। कथा कहने का मतलब ये होता है कि हम किसी भी चीज़ के बारे में कथा बताते हैं, कहानी बताते हैं, ठीक ना, जिसमें क्या आता है, आपका उपन्यास आता है, नोवेल आता है, छोटी छोटी लघु कथाएँ आती हैं, आत्मकथाएँ आती हैं, बायोग्राफी आती हैं, ठीक ना। ये क्या है, आपके लेखन शैली में आता है, जो कथात्मक प्रकार का लेखन होता है, ठीक। फिर राइटिंग स्किल्स की स्टेज देखते हैं, प्री राइटिंग, राइटिंग स्टेज, और फिर आपका पोस्ट राइटिंग। ये क्या है, आपको लिखने से पहले क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं। प्लान बनाना आपका क्या हो गया, प्री राइटिंग। फिर उसके बाद प्लान बनाने के बाद हम क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक ना, प्लान बनाते हैं। तो प्लान बनाने के बाद उसको क्या करना पड़ता है, फर्स्ट स्टेज है ये राइटिंग का, जिसमें एक दो वर्ण क्या है, लिखना सीखते हैं। फिर आपका राइटिंग स्टेज में हम थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। फिर पोस्ट राइटिंग स्किल के अंतर्गत में क्या होता है, थोड़ा सेंटेंस जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा, मतलब कि सेंटेंस जो आपका होता है, ठीक ना, सेंटेंस को अच्छे से लिखते हैं, पैराग्राफ में भी कन्वर्ट करने की हम कोशिश करते हैं। ये आपका पोस्ट राइटिंग हो गया। साइलेंट लेटर। साइलेंट लेटर का मतलब ये होता है कि कई जगह पे जब पढ़ते पढ़ते हम उस चीज़ को नहीं पढ़ते, ठीक ना, वो साइलेंट हो जाता है, वो शांत रहता है, वहाँ पर साइलेंट लेटर होते हैं। जैसे कि नो लिखते हैं, ठीक नहीं, तो के को नहीं पढ़ते हैं, केस क्या है आपका, साइलेंट हो जाता है, नो बस होता है, ठीक है ना। तो ये आपका साइलेंट वर्ड हो गया। सेम लेटर इन डिफरेंट साउंड हो गया। तो डिफरेंट वर्ड जैसे स है आपका, ठीक ना, एस को स भी पढ़ते हैं, ज भी पढ़ते हैं, ठीक। तो लेटर कौन सा है, सेम है, लेकिन डिफरेंट साउंड अलग है। तो इसमें क्या देखेंगे आप कि जैसे कि आपका बॉयज़, तो ये क्या लिखाता है आपका, बॉयज, यहाँ पर जा आ गया, ठीक। एजिज, ए जीज, ये आपका क्या हो गया, जा आ गया, ठीक। फिर यहाँ पर क्या आ गया, बैक्स, बैक्स, यहाँ पर क्या आ गया, बैक्स, तो ये क्या हो गया आपका, शा आ गया, ठीक। तो इसी प्रकार का। फिर होमोफोन्स किसे कहते हैं, होमोफोन्स में क्या होता है कि स्पेलिंग जो है डिफरेंट होती है, लेकिन साउंड क्या है, सेम होता है। जैसे कि आपका है विक, ठीक, VEAK, विक, मिस होता है कमज़ोर, ठीक। और आपका जो VEEK, इसका मतलब होता है सप्ताह, ठीक, सप्ताह। तो इसमें क्या है कि इसमें जो है आपका डबल ई है और एक में EA है, तो इसमें बोला सेम जा रहा है, विक उसको भी पढ़ते हैं, विक उसको भी पढ़ते हैं, लेकिन जो आपका डिफरेंट किस में है, स्पेलिंग में है, स्पेलिंग दोनों की अलग है। अब देखते हैं CALP क्या होता है। ये होता है आपका कॉग्निटिव एडवांस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ठीक। कॉग्निटिव एडवांस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इसका मतलब होता है, ठीक ना। तो क्या होता है, जैसे कि कोई भी चीज़ हम लोग लिख रहे हैं ना, कोई ऐसे लिख रहे हैं, तो उसमें पहले क्या लिखते हैं, अपना इंट्रो लिखते हैं, फिर उसका जो कितना फिर क्या है पूरा बॉडी जो उसका उसको लिखते हैं, फिर क्या है कंक्लूजन लिखते हैं। तो क्या हो गया, ये आपका ये किस वे में आता है, आपके फॉर्मल वे में आता है, LSRW, ठीक है ना। और इसी के माध्यम से हम इसको लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, और ये आपका क्या है, इसी में ही ये डेवलप होता है।
एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड लिसनिंग स्किल, इसके बारे में देखेंगे हम इसे। साथ में आपका जो वीडियो अपलोड किया गया था सीसीई के ऊपर में, उसको देख लीजिएगा, वो बहुत ही बेनिफिट है इसमें। सेम ये भी वही है। तो हम देखेंगे अभी LSRW के माध्यम से हम कैसे अपनी जो सक्सेसफुल लर्निंग है स्टूडेंट के सामने कर पाते हैं, या बच्चे की जो कमियाँ हैं उसे जान पाते हैं, डायग्नोस्ट कर पाते हैं, रिमेडियल टीचिंग उनको दे पाते हैं। साथ में जो हमारे खुद के अंदर में, जो टीचर के अंदर में जो कमियाँ होती है उसको भी जान पाते हैं, साथ में अपने जो इम्प्रूव कर पाते हैं, ठीक ना। इन सब के हेल्प किससे, तो ये आपका एक मूल्यांकन हो गया, ठीक। अब मूल्यांकन के बारे में देखेंगे। मूल्यांकन हो गया इवोल्यूशन ऑफ लिसनिंग स्किल, इसके अंतर्गत है कि अगर हम बच्चों मूल्यांकन, सुनने का मूल्यांकन जो है उसके करने के लिए हम क्या करते हैं कि बच्चा कुछ भी उसके में एबिलिटी है कि नहीं है, क्षमता है, वो समझ सकता है, वोकेबलरी को समझ सकता है कि नहीं समझ सकता, शब्दों को समझ पाता है कि नहीं समझ पाता, कि क्षमता है कि नहीं है, सुने गए बातों को वह रिस्पॉन्स कर पाता है कि नहीं कर पाता, और सुने गए बातों का मीनिंग मतलब निकाल पाता है कि नहीं निकाल पाता है। ये सब क्या है आपका इवोल्यूशन ऑफ लिसनिंग स्किल के अंतर्गत देखने को मिलता है। एवोल्यूशन ऑफ स्पीकिंग स्किल में क्या होता है कि बच्चा किस प्रकार से बोल रहा है, टीचर किस प्रकार से बोल रहे हैं, इन सब को ध्यान में रखा जाता है। क्या है कि बच्चा किस प्रकार से बोलेगा, है ना, और उसमें बच्चा वर्ड समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, बच्चा जो बोल रहा है वो सही ढंग से बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, उसका सेंटेंस सही है कि नहीं सही है, बच्चा किस प्रकार से उस चीज़ को ओरल रूप से कर रहा है, बच्चे को जो याद है उसे बोल रहा है, कि वह मेकिंग अनाउंसमेंट कर रहा है, जिससे क्या है मेकिंग अनाउंसमेंट करने से क्या होता है क्लियरली एंड कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है ना। आपने जो भी चीज़ है उसको एक्सप्रेस करना होता है, एक्सप्रेस खुद का जो एक्सपीरियंस होता है उसे एक्सप्रेस करना है। पर्सनल फीलिंग हो गया, आपका कोई भी ओपिनियन हो गया, एटीट्यूड है, इन सब को हम किसके स्पीकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। साथ में किसी भी चीज़ के आपका जो सोशल सिचुएशन है जहाँ पर आपको क्या करना है, फेमिलियर होना है, तो वहाँ पर क्या है आपको स्पीकिंग स्किल का यूज करना पड़ता है। इवोल्यूशन ऑफ रीडिंग स्किल, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जो रीडिंग स्किल है वो कैसा होता है। ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट स्किल मूल्यांकन होता है। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के होते हैं, जो फ्लुएंसी और वोकेबलरी होता है, ठीक ना। फ्लुएंसी मतलब कि किस प्रकार से हम उस चीज़ को पढ़ पा रहे हैं, और साथ में हम वोकेबलरी को समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, ये हमारे रीडिंग स्किल के अंतर्गत में आता है। फिर कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के अंतर्गत में आता है, भी चीज़ लिखा है तो उसे रीड करके बच्चा समझ पाता है कि नहीं समझ पाता है। इवोल्यूशन ऑफ राइटिंग स्किल्स में बेसिक पैरामीटर होते हैं कि बच्चा कोई भी लेटर है या वर्ड है तो उसको सही तरीके से लिख पा रहा है कि नहीं लिख पा रहा है, सी को कैसे लिखते हैं, बी को कैसे लिखते हैं, डी को कैसे लिखते हैं। बी और डी में बच्चे क्या है, स्मॉल बी और स्मॉल डी में बच्चे क्या है कन्फ्यूज हो जाते हैं, 6 और 9 में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये सब क्या है, इसका एक बच्चा जो साथ में इसमें कन्फ्यूज तो होते हैं, साथ में जो है कि आपका जो स्किल्स लिखा है तो बच्चा कैसा उसको लिखा है। अब ये स्किल लिखना है, अब ये ऐसे इतना दूर लिखेंगे तो कोई समझ पाएगा क्या, नहीं समझ पाएगा। तो हाँ, बच्चे का जो लिख रहा है उसका लेटर का जो दूरी है वो कैसा है, बच्चे अपने खुद के मौलिकता और जेनरलिटी, बच्चे खुद के आइडिया से इसे एक्सप्रेस करते हैं। ये सिस्टमेटिक एंड अरेंज होता है। इसमें बच्चा क्या है क्लियर अपने बातों को एक्सप्रेस करता है। साथ में यहाँ पर गुड हैंड राइटिंग होनी चाहिए राइटिंग स्किल को अच्छा करने के लिए। असेस्ड मैनर्स, असेस्ड मैनर मतलब किसी को मूल्यांकित करने के लिए किस प्रकार के मैनर होना चाहिए कि वर्ड में जंपलिंग नहीं होना चाहिए। राइटिंग और प्ले जो भी लिख रहे हैं उस पोएम को, उसे क्या करेंगे अपन लोग खेल में उस पोएम को, कविताओं को याद कर लेंगे। बच्चे क्या है कंप्लीटिंग पैराग्राफ बच्चे को दे देते हैं टॉस की इस पैराग्राफ को कंप्लीट करो, यहाँ पर जो नहीं लिखा है उस वर्ड को लिखो, है ना। राइटिंग पिक्चर, और साथ में क्या है पिक्चर के माध्यम से लिखने के लिए भी बोलते हैं। ये इससे क्या है आपका राइटिंग स्किल मूल्यांकित हो जाता है। टाइप्स ऑफ असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट, इसके अंतर्गत में आता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, मतलब कि बच्चे का जो क्लास चल रहा है उसके दौरान आप क्या करोगे, उनका असेसमेंट करोगे। इसके अंदर आपका डायग्नोस्ट आता है, इसी के अंदर आप रिमेडियल आता है कि बच्चा कहाँ पर कमी है, बच्चे को वहाँ पर फीडबैक देते हैं, ठीक ना। यह क्या है फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आता है। और असेसमेंट फॉर लर्निंग मतलब कि क्लास में लर्निंग के दौरान, अधिगम के दौरान हम बच्चों को क्या करते हैं फीडबैक देते हैं, उनकी कमियों को पता करते हैं तथा उन्हें कैसे दूर किया जाए इसके बारे में सोचते हैं। फिर समेटिव असेसमेंट, यह क्या है आपका योगात्मक मूल्यांकन, जिसे असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहा जाता है। यह क्या है कि यह कोई भी किसी भी चीज़ का एक इसका
टाइम पीरियड होता है जिसमें उसको हम क्या करते हैं, मूल्यांकित करते हैं। जैसे कि हो गया आपका एनुअल एग्ज़ाम हो गया है ना, तो उसमें क्या है बच्चे को मार्क्स एंड ग्रेड्स देते हैं और इसके द्वारा हम क्या करते हैं उसका इवोल्यूशन करते हैं कि क्लास में फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, है ना। तो ये आपका समेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आता है। फिर आपका आ गया डायग्नोस्टिक टीचिंग। ये डायग्नोस्टिक टीचिंग में क्या होता है कि बच्चे की कहाँ पर स्पेसिफिक कमी है उसको हम वहाँ पर खोजते हैं। यह बहुत स्लो प्रोसेस है। यहाँ पर बच्चे को जो किस कारण से बच्चा फेल होता है, उसके अंदर में किस वजह से डिफ़िकल्टीज़ है, कमियां हैं, है ना, कठिनाइयां हैं, इन सबको हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, मतलब पता लगाते हैं। और रिमेडियल में क्या है, जो कि आपका डायग्नोस्टिक के अंतर्गत जो भी बच्चों में हम डिफिशेंसी, डिफ़िकल्टीज़ और क्या बोलते हैं वीकनेस देखते हैं, उसको क्या करते हैं रिमेडियल के द्वारा हम उस गैप को, जो बच्चे में जो गैप्स है उसे क्या करते हैं, फील करते हैं। बच्चे को पुनर्बलन रिफ्रेशमेंट देते हैं, मतलब पुनर्बलन करवाते हैं ताकि बच्चा क्या है उस चीज़ में वो और आगे बढ़ सके, जो भी कमी है उसे वो सही ढंग से ठीक कर सकें। मेजर चैलेंज ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया। तो ये क्या है, ओवर क्राउडेड क्लासरूम, मतलब क्या है बच्चों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण भी क्या है बच्चे जो इंग्लिश है उसे सीखने में या पढ़ने में उनको दिक्कत जाता है। स्कूल एनवायरनमेंट, अब स्कूल एनवायरनमेंट अब जरूरी तो नहीं है बच्चा कि जिस भी क्या बोलते हैं क्षेत्र से आया है वहाँ उसे उसी प्रकार का मिले। तो क्या है स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वो भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर प्रभाव डालता है। हर बच्चे को हर टाइप से सीखना है तो उसको हर प्रकार का वहाँ पर एनवायरनमेंट नहीं मिल सकता। ये भी एक समस्या है। स्कूल क्यूरिकुलम साथ में जो पाठ्यक्रम है वो भी थोड़ी क्या है आपकी कठोर पाठ्यक्रम है, जिसके वजह से भी इंग्लिश में क्या है दिक्कत आती है। क्वालिटी रीडिंग हैबिट्स, मतलब कि बच्चा किसी भी चीज़ को इंग्लिश को अच्छे से पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा है, कितना फ्लुएंसी से पढ़ रहा है, ये भी मायने रखता है। लैक ऑफ प्रैक्टिस, बच्चा क्या करता है अगर हम किसी भी चीज़ को हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें याद रहता है, प्रैक्टिस नहीं करते तो उसको चीज़ को भूल जाते हैं। तो ये क्या है एक प्रैक्टिस में भी एक कमी कर देते हैं, जिससे भी किया है इंग्लिश में भी दिक्कत आती है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड का मतलब ये होता है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से ही बस हम पढ़ते हैं और बाकी हम उसे किसी भी तरीके से हम उसे ना पढ़ने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, ना समझने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। तो ये भी क्या है जो आपके इंग्लिश है, जो आपके इंडिया में इंग्लिश है उसका भी यह क्या है एक चुनौतीपूर्ण है। चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम वेरियस डिसऑर्डर लर्निंग डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिया, ये आपका है रीडिंग संबंधित पठन विकार, ठीक ना, पढ़ने में जो दिक्कत आती है। साव को वाज पढ़ना, 6 को 9 पढ़ना, ठीक। डिसकैलकुली, कैलकुलेट करने में दिक्कत आती है, बच्चा अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर पाता है ना। गणितीय अवधारणा पे है ये डिस्ग्राफिया, बच्चे अच्छे से उसमें यहाँ पर लिख नहीं पाता है, उसे लिखने में दिक्कत जाती है, ये डिस्ग्राफिया हो गया। डिस्प्रैक्सिया हो गया आपका बच्चे का जो मोटर लर्निंग प्रोसेस है वो उसकी गति बहुत धीमी होती है। अफेजिया, बच्चा बात करते करते उस बात को नहीं समझ पाता है, हकला जाता है, तुतला जाता है, बात करते करते फंस जाता तो समझ नहीं आता है क्या बोलना है, ये हो गया अफेजिया। आपका हो गया डिस्मॉर्फिया मतलब बच्चे में क्या है भ्रम की स्थिति आ जाती है। बच्चे में किसकी स्थिति आ जाती है, बच्चे में भ्रम की स्थिति आ जाती है। और बच्चा है क्या है कि गाय और बैल में अंतर नहीं कर पाता है। जैसे कि ये क्या है भ्रम की स्थिति कि ये गाय है कि बैल है समझ नहीं आता है, तो वो बैल को भी गाय बोल देता है, गाय को भी बैल बोल देता है। ये आपका क्या है डिस्मॉर्फिया हो गया। ADHD का होता है अटेंशन डिफिशियंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसके अंदर क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उन्हें किसी भी चीज़ में फोकस्ड मतलब वो अपना काम है जो वो करते रहते हैं, किसी और चीज़ में उनका ध्यान नहीं जाता है। ये इसीलिए इसे अटेंशन डिफिशियंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहा गया है। ऑटिज़म मतलब क्या होता है स्वालीनता, खुद में क्या होते हैं ये बच्चे खुद में खोए रहते हैं, खुद में रमे होते हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता, ये आपका ऑटिज्म डिसऑर्डर होता है। फिर आपका आ गया टीचिंग एड्स होता है। क्या है टीचिंग एड्स का मतलब होता है लर्निंग मटेरियल, शिक्षण विधियाँ मतलब कि जिस प्रकार की शिक्षण विधियाँ हम यूज करते हैं क्लास को सपोर्ट देने के लिए, क्लास को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, क्लास को यूजफुल बनाने के लिए, है ना, जिसमें बहुत सारी चीज़ आते हैं, गेम्स आता है, वीडियो आता है, फ्लैश कार्ड आता है, प्रोजेक्ट आता है और बहुत सारे सप्लीस और बहुत सारी चीज़ें आते हैं, ठीक। एडियो एड्स, इसमें क्या है आपका रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन आता है। इसके अंदर क्या है हम सुन के किसी भी चीज़ को सीखते हैं। विजुअल एड्स में आता है, विजुअल एड्स में देख के हम उस चीज़ को सीखते हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड पे कुछ भी लिखा हो, टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, अभी आप देख रहे हैं, ये भी आपका क्या है विजुअल
विजुअल एड्स है, ठीक। और साथ में ये आपका ऑडियो विजुअल एड्स दोनों होता है। ऑडियो विजुअल एड्स मतलब होता है सुनना और देखना भी, है ना। सुनना और देखना भी इन दोनों के माध्यम से हम सीखते हैं। जैसे कि टेलीविज़न हो गया आपका, टेलीविज़न को हम देखते भी हैं और बोलता भी है तो सुनते भी हैं। सिनेमा हो गया आपका, फिल्म्स हो गया, अभी ये ऑनलाइन क्लास जिसमें आप देख भी रहे हैं साथ में सुन भी रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया, ऑडियो विजुअल एड्स हो गया। फिर आपका आ गया ट्रेडिशनल ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि ओल्ड मेथड है जो जिसे क्लासिकल मेथड भी कहा जा सकता है। ये रूल्स में बने होते हैं, इसमें ट्रांसलेटर करते हैं। मदर टंग अलाउड होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, मदर टंग अलाउड होता है। अगर हम किसी भी भाषा सीख रहे हैं वहाँ पर हम मदर टंग का यूज कर सकते हैं और ट्रांसलेशन के लिए, रूल्स के लिए। तो ये आपका क्या हो गया, ट्रेडिशनल ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होगा। अब डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत क्या आता है, डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत होते हैं कि हम किसी भी भाषा को डायरेक्ट सीखेंगे। हम किसी भी प्रकार का कोई भी सपोर्ट नहीं लेंगे किसी और दूसरे भाषा का, जिसमें हम मदर टंग जिसमें बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है। ये फॉरिजन लैंग्वेज होते हैं। डायरेक्ट मेथड है, इसमें मदर टंग का बिल्कुल यूज नहीं होता है, ठीक। और ये क्या होता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है। पहले तो सामान्य समझाया जाता है, उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स में लेके जाया जाता है। फिर इसमें या क्या है, मूर्त भी होता है और अमूर्त होता है। मूर्त पहले दिखाया जाता है, फिर अमूर्त की ओर लेके जाया जाता है। ये आपका डायरेक्ट मेथड हो गया। डिडक्टिव मेथड्स के अंतर्गत हम क्या करते हैं, पहले रूल बताते हैं बच्चों को, फिर क्या है, एग्जाम्पल देते हैं। इंडक्टिव के अंतर्गत पहले हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, फिर रूल बताते हैं, ठीक। तो ये आपका इंडक्टिव मेथड्स हो गया। फिर आपका आ गया साइट वर्ड। साइट वर्ड किसे कहते हैं ये जानना जरूरी है। तो साइट वर्ड होता है जिसे हम बिना किसी एनालाइज के, विदाउट एनालिसिस के हम उसको जान लेते हैं। जैसे कि द हो गया आपका, दैट हो गया आपका, आर हो गया, अवर हो गया, अस हो गया, ठीक ना। इसे हम किसी भी प्रकार का कोई भी इसमें हम एनालाइज नहीं करते, उसे जान लेते हैं। इंटोनेशन होता है, इंटोनेशन मतलब वेरिएशन इन टोन होता है। जैसे कि इसमें आता है आपका राइज एंड फॉल। राइज मिस होता है तेज आवाज़, फाल मिस होता है धीमा आवाज़। किसी भी बोलने के, जैसे मैं ही आपको समझाते समझाते कभी धीमे आवाज़ में बोलते हैं, कभी तेज में आवाज़ में बोलते हैं, ये आपका इंटोनेशन हो गया। फिर आर्टिकुलेटर स्पीच, इसके अंतर्गत में आपका आता है पूरा वकल ऑर्गन होते हैं। वकल ऑर्गन होते हैं जिससे साउंड प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि आपका लिप हो गया, टंग हो गया, नेजल कैविटी हो गया, वोकल कॉर्ड हो गया, लैरिंग्स हो गया, फेरिंग्स हो गई। ये आपके क्या है, आर्टिकुलर स्पीच हो गया, ठीक। नोट टेकिंग हो गया, एल एंड एस, लिसनिंग एंड स्पीकिंग के द्वारा हम डिफरेंट सोर्स से नए नए रिकॉर्ड लेते हैं। जैसे कोई हो गया ड्यूरिंग क्लास चल रहा है, वहाँ सेमिनार हो रहा है, वहाँ पर किसी भी चीज़ या लेक्चर चल रहा है, उसे हम लिख रहे हैं, देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो लिख रहे हैं। ये क्या है, हमारा नोट मेकिंग हो गया, जिसको हम दूसरे सोर्स से प्राप्त करते हैं। नोट मेकिंग का मतलब होता है आपका, नोट मेकिंग का मतलब होता है क्रिएट बाई सेल्फ, मतलब खुद से हम क्या करते हैं, इसको क्रिएट करते हैं। ये आपका हो गया नोट मेकिंग हो गया। फिर इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं कि CLT का क्या होता है, CLL का क्या होता है, BICS का क्या होता है, LAC का क्या होता है। SCLT का देखते हैं पहले। CLT का होता है आपका कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, इसे बोलते हैं कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, ठीक। CLL को कहते हैं कम्युनिकेटिव लैंग्वेज लर्निंग। आपका BICS है, ये है आपका बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। ये आपका क्या होता है, फेस टू फेस स्किल होता है, इंटरेक्शन करते हैं। ये आपका है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। LAC जिसे बोलते हैं आपका लैंग्वेज अक्रॉस द क्यूरिकुलम, ठीक।
आशा है वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो को लास्ट तक बने हैं उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है कि देखिए, ज़्यादा पढ़ना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, इम्पॉर्टेंट वो होता है कि हम उतना ऑथेंटिक तरीके से पढ़ें जो हमें आए तो तुरंत समझ आए। कोई जब मैं चाहती तो मैं बहुत लंबा लंबा चौड़ा बता सकती हूँ, ऐसा बात नहीं है, पर अपन को क्या है भी एग्ज़ाम के बेस पे, एग्ज़ाम के हिसाब से किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो आइडिया होना चाहिए। उसके अलावा हम उसे कितना जल्दी सिंपल भाषा में सीख सके ये इंपॉर्टेंट होता है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।